नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल। यूपी के 403 विधानसभा सीटों में से बचे हुए 54 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। एक कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला, इसलिए सभी पार्टियां यूपी के चुनावी चक्रव्यूह के 7वें द्वार को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बार काशी किसका कल्याण करेगी और आजमगढ़ में किसका अंत होगा, इसका जवाब 10 मार्च को ईवीएम खुलने के साथ मिल जाएगा। 2022 के चुनावी नतीजे भविष्य के सियासी राह तय करने में बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि 10 मार्च के नतीजों से ये तय हो पाएगा कि भविष्य में जात पात की राजनीति और जोर पकड़ेगी या विकास के नाम पर गोलबंदी होगी। जाति आधारित छोटे छोटे राजनीतिक दल बड़े राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके रेलेवेंट बने रहेंगे या उनका राजनीतिक वजूद गौण हो जाएगा। कल मैंने आपको इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल में बताया था कि कैसे जातियों और उपजातियों में बटे यूपी की राजनीति में नए वोट बैंक बने और उसे साधने के लिए सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत कैसे झोंक दी। बावजूद इसके ये भी सच है कि सूबे की राजनीति को जाति के प्रभाव से मुक्त कराना इतना आसान नहीं है। अगर पश्चिमी यूपी में धार्मिक ध्रुवीकरण का दाव चलता है तो अवध से आगे जाति का जोड़ तोड़ सत्ता तक ले जाने में अहम किरदार निभाता है। ऐसे में सत्ता के जाति मंत्र को समझना भी बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह रहा है कि चुनावी राजनीति में अंक गणित से ज्यादा रसायन शास्त्र कारगर साबित होता रहा है। यूपी के सियासी अखाड़े में खड़ी सभी बड़ी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ जातीय गणित और रसायन शास्त्र के जरिए सत्ता संयोग बनाने की कोशिश की है। यहाँ की राजनीति में सवर्णों में ब्राह्मण, ओबीसी में यादव और दलितों में जाटव का वर्चस्व रहा है। साथ ही मुस्लिमों की आबादी करीब 20% है, मतलब हर 5 वोट में से 1 वोट मुस्लिम समुदाय का है। लेकिन क्या अलग अलग जातियों के वोटर एकजुट हैं? क्या ये किसी खास पार्टी की झोली में जा रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं सूबे के ओबीसी वोट बैंक की। मैंने आपको अपने पहले कार्यक्रमों में भी कई बार बताया है कि आजादी के बाद किस तरह कांग्रेस में सवर्णों का वर्चस्व हुआ करता था। सोशलिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किस तरह पिछड़ों को गोलबंद किया और उन्हें नया राजनीतिक आसमान दिखाया। मंडल कमंडल की राजनीति में यूपी में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ताकत मिली, लखनऊ की सत्ता मिली। लेकिन पिछड़ी जातियों में आपसी टकराव शुरू होने में ज्यादा देर नहीं लगी। आज की तारीख में ओबीसी में शामिल ज्यादातर जातियों के वोटरों की स्थिति प्रोटोजोवा जैसी बन चुकी है, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से नफा नुकसान देखते हुए राजनीतिक दलों की ओर शिफ्ट हो रही है। जब तक मेरे विरोधियों ने मुझे गाली नहीं दी, तब तक पता ही नहीं था कि मेरी जात कौन सी है। वो खुल करके मेरे पिछड़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा। मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वोटर्स का दम ही है कि हर पार्टी को इस वर्ग में सत्ता का सूरज दिख रहा है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक सूबे का हर दूसरा वोटर ओबीसी समुदाय से आता है। यूपी की चारों बड़ी पार्टियों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर इसी समुदाय के लोगों को बैठा रखा है। बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह, समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम, कांग्रेस ने अजय कुमार लल्लू, बीएसपी ने भीम राजभर। दरअसल यूपी की राजनीति में ओबीसी वोटर्स की ताकत को 60 के दशक में महसूस किया गया और 80 के दशक में इन्हें राजनीतिक रूप से साधने की मुहिम ने जोर पकड़ा।
जब 1990 में वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी और उससे उनका मानना यही था कि जो 27% आरक्षण दिया उससे ओबीसी वोट बैंक एक साथ उनके साथ आ जाएगा। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में 52% 54% तक पिछड़े हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में कहीं इससे भी ज़्यादा। तो उनका मानना था अगर 50% 52% पिछड़े किसी के साथ आ जाएं, किसी राजनीतिक दल के साथ, तो फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओबीसी वोट बैंक के दम पर ही 1989 में मुलायम सिंह यादव सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। उन्हें पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का जमकर समर्थन मिला था। साल 2001 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने एक सामाजिक समिति का गठन किया था, जिसके मुताबिक सूबे में यादव 19.4%, कुर्मी 7.45%, कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी माली 6.69%, लोध 4.9%, जाट 3.6%, निषाद 4.33%, पाल बघेल 4.43%, कहार कश्यप 3.31% और राजभर 2.44%। समाजवादी पार्टी के शासन में जिस तरह से यादवों का दमखम बढ़ा, उससे गैर यादव ओबीसी में असंतोष बढ़ा। मायावती की राजनीति ने भी जाति विशेष की नुमाइंदगी का दावा करने वाले नेताओं को अलग राह लेने पर मजबूर कर दिया। पूर्वांचल में कुर्मियों के बड़े नेता सोनेलाल पटेल ने अपना दल बनाया। ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई। निषादों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले संजय निषाद ने निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी बनाई। मेरे समाज मेरे संघर्ष को जानता है। मेरा समाज रोड पर आया है, मेरे समाज के लोग अपने हक हिस्से के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी पार्टी बनाए हैं, तभी तो इनको गांव में से भगाया है। क्योंकि आज के दिन में सबको मालूम है कि किस तरीके से भर्ती होती थी। निषाद का बेटा अगर भर्ती होने के लिए जाता था तो इनकी सरकारों में उनके सीने पर एक ऊंचा मारकर 2 इंच घटाकर उन्हें लात मार कर भगा दिया जाता था। महान दल की राजनीति मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा की परिक्रमा करती है। पश्चिमी यूपी में प्रभाव रखने वाली आरएलडी का जाट समुदाय पर अच्छा खासा असर है। ओबीसी में भी 79 जातियां हैं, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा 2 हिस्से हैं। यादव, लोध, कुर्मी, जाट पिछड़ा वर्ग से आते हैं। सूबे की 145 सीटों पर ओबीसी वोटर निर्णायक स्थिति में है, जिसमें से 75 विधानसभा सीटों पर यादव वोटर दमदार स्थिति में है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में जाट 17% से ज्यादा है। 55% सीटों पर जाट वोटर ताकतवर हैं। दूसरी जातियां भी कुछ सीटों पर किसी का भी खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में है। ऐसे में खास क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली जाति आधारित पार्टियों से दोस्ती करने में बड़ी पार्टियों ने अपना फायदा देखा। सपा बसपा 19 का लोकसभा, सपा बसपा एक साथ आने के बावजूद, आरएलडी के एक साथ आने के बावजूद वो हार गए। तब उन्हें लगा कि हमारी स्ट्रेटजी में कमी है, इसलिए अखिलेश ने इस बार किसी बड़े दल से गठबंधन ना करके जाति आधारित छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको उन्होंने हवा दी। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को यादवों का 10%, कोयरी कुर्मी का 57% और अन्य का 61% वोट मिला था। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ यादव वोट मजबूती से खड़ा दिखा। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यादवों का 66% वोट मिला, तो कोयरी कुर्मी का 18% और 12% अन्य ओबीसी जातियों ने वोट दिया। यादव पिछली बार बटे हुए थे, इस बार पूरी तरीके से यादव समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जो छोटी छोटी जातियों के पार्टियां बन गई हैं, वो पार्टियां अपने हित देखते हुए उन्होंने अपना खुद रिअलाइनमेंट किया है। दरअसल बीजेपी ने बड़ी चतुराई से सूबे के ओबीसी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अपनी ओर खिसकाने में कामयाब रही है। 2017 में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य थे। बीजेपी को 403 में से 312 सीटें मिली। इस चुनाव में बीजेपी का अपना दल से गठबंधन था, उसके खाते में भी 9 सीटें आईं, तो ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी 4 सीटें मिली। मतलब ओबीसी वोट बैंक में जोड़ तोड़ ने यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सत्ता मिला दिया। अखिलेश यादव चुनावी राजनीति में नया नया प्रयोग करने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। 2017 में अगर कांग्रेस से हाथ मिलाकर नुकसान झेला, तो 2019 में मायावती से गठबंधन कर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। अखिलेश के इन दोनों चुनावी प्रयोग से समाजवादी पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। 2022 के लिए अखिलेश यादव
ठीक उसी तरह की रणनीति अपना रहे हैं जैसी रणनीति 2014 और 2017 में मोदी और शाह ने आजमाई थी। इस रणनीति के तहत अखिलेश ने बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की जगह जाति आधारित छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया। चुनाव की रणनीति भी युद्ध जैसी ही होती है। ऐसे में जातिगत छोटी पार्टियां अपने दम पर कुछ खास करने की स्थिति में तो नहीं होती, लेकिन चुनावी युद्ध में विरोधी खेमे को रोकने और कवर फायर देने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। लेकिन जाति आधारित पार्टियों और पहचान वाले नेताओं के बार बार पाला बदलने से वोटरों के सामने जरूर धर्म संकट खड़ा हो जाता है कि किसका साथ दें या किसका साथ न दें। अखिलेश यादव अच्छी तरह समझ चुके हैं कि सत्ता समीकरण बैठाने में एक एक वोट कितना अहम होता है। ऐसे में 2022 के चुनावी महाभारत जीतने के लिए उन्होंने जाति आधारित छोटी छोटी पार्टियों को साइकिल पर बिठाया और समाजवादी पार्टी को समाज तोड़ने नहीं जोड़ने वाली पार्टी के तौर पर पेश किया। वही जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से आपको हक सम्मान दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, केशवदेव मौर्य के महान दल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी, कृष्णा पटेल की अगुवाई वाली अपना दल कमेरावादी और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन है। अखिलेश अपने चाचा शिवपाल यादव को भी साइकिल पर बिठाने में कामयाब रहे और यूपी के अखाड़े में बीजेपी को सीधी चुनौती देने लगे। जाति आधारित छोटे दल, चाहे वो पूर्व में हो, पश्चिम में हो, मध्य में हो, कहीं भी हो, वो कम से कम कुछ सीटों पर ही सही, लेकिन वहाँ के नतीजे को प्रभावित करने में और वहाँ से जो बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं उनके भविष्य को बिल्कुल बिगाड़ने में या बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इस बार भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने यही किया है। जो ओम प्रकाश राजभर कभी यूपी में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए प्रचार करते थे, अब वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का दावा करने लगे। इसी तरह जो संजय निषाद कभी साइकिल पर सवार हुआ करते थे, अब वो बीजेपी का कमल खिलाने के लिए मैदान में हैं। अपना दल के पहले ही 2 टुकड़े हो चुके हैं। अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाला हिस्सा बीजेपी के साथ है तो उनकी मां कृष्णा पटेल की अगुवाई वाला दल समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए, ये एक बड़ी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने थोड़ा रीअलाइनमेंट किया है कास्ट को लेकर, और ये फार्मूला उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही अडॉप्ट किया है। अखिलेश यादव ने अपना पाला मजबूत करने के लिए बीजेपी से निकले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे बड़े चेहरों को साइकिल पर बैठाने में जरा भी देर नहीं लगाई तो बीएसपी के हाथी से उतरने वाले जाति विशेष के प्रभावशाली नेताओं और विधायकों का अखिलेश ने दोनों हाथ खोलकर स्वागत किया। दरअसल अखिलेश यादव ने पिछड़ी जातियों के एक एक वोट को जोड़ने और बीजेपी के वोट बैंक को कमजोर करने की रणनीति आजमाई है। बीजेपी में भी केशव प्रसाद मौर्य से लेकर स्वतंत्र देव सिंह तक कई ऐसे नेता हैं जो ओबीसी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में शिफ्ट कराने की ताकत रखते हैं। तो बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे नेता अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग के अश्वमेध को रोकने के लिए मैदान में हैं। इस बार चुनाव में बीएसपी बहुत मुखर होकर सामने नहीं दिखी, लेकिन गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के एक हिस्से को मायावती भी अपना समझती रही हैं, तो प्रियंका गांधी को भरोसा है कि वो जिस तरह की राजनीति कर रही हैं उसमें समाज की सभी जातियों के परेशान और जरूरतमंद लोग उनके साथ जुड़ेंगे। सब जातियों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और सबके पास अपने नेता हैं, इसलिए ये जातियों का चुनाव है। इसलिए ओबीसी को लेकर कांग्रेस भी फोकस कर रही थी और कांग्रेस ने 2007 से शुरू किया था ओबीसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश। और अति पिछड़ा तो बसपा का वोट बेस हुआ करता था जिसमें बसपा और सपा दोनों का शेयर होता था, लेकिन ये यूनाइट हो गया 2014 में बीजेपी के साथ। इस चुनाव में फिर से ओबीसी को अपने साथ जोड़ने की एक मुहिम इन दलों ने शुरू की थी और उसका असर इस चुनाव पे है। ऐसे में यूपी के सियासी अखाड़े में खड़ी पार्टियों ने
ओबीसी समुदाय के वोटर्स को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से हर पार्टी में उसे अपनी जाति के नेता दिख रहे हैं। आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल दावे के साथ नहीं कह सकता है कि अमुक जाति का पूरा वोट उसके खाते में जा रहा है। सभी बड़ी पार्टियों ने हर जाति के भीतर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की है, जिसमें उन्हें कम या ज्यादा सफलता भी मिली है। यूपी के सवर्ण जातियों में सबसे मजबूत स्थिति में ब्राह्मण है, जिनकी तादाद डबल डिजिट में मानी जाती है। कोई 10% का दावा करता है तो कोई 12% का। एक जमाने में यूपी में ब्राह्मण कांग्रेस के पारंपरिक वोटर हुआ करते थे। ये सूबे की राजनीति में ब्राह्मणों का दमखम ही था कि इसी समुदाय से गोविंद बल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, सुचेता कृपलानी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और एनडी तिवारी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। 90 के दशक की मंडल कमंडल की राजनीति ने सभी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। सूबे का ब्राह्मण वोटर भी कांग्रेस से छिटकने लगा और बीजेपी के साथ जुड़ गया। ये एक सच्चाई है कि यूपी के पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी से ब्राह्मण विधायक ज्यादा जीते, वही पार्टी सत्ता में आई। लेकिन इस बार ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसे मिल रहा है, इसे भांपने की कोशिश पॉलिटिकल पंडित लगातार कर रहे हैं। यूपी के चुनावी सियासत में कमल है तो साइकिल भी है, हाथी और हाथ भी है, फरसा शंख और घंटी है तो धर्म जाति का जोर भी है। और सियासत की ये गाड़ी सभी धर्म और जाति से होते हुए ब्राह्मण बिरादरी पर आकर रुक चुकी है। 90 के दशक में सवर्ण वोटों की बदौलत बीजेपी ने पहली बार यूपी में सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन इसके बाद यूपी की राजनीति जाति आधारित माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ चली गई, जिसके आधार पर मायावती और मुलायम ने सरकार बनाई। फिर 2007 में मायावती सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से मुख्यमंत्री बनी। उस वक्त उनकी सरकार बनाने में ब्राह्मण वोटों का अहम योगदान था। वहीं 2017 में सवर्णों की वजह से एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में आने की राह आसान हुई। अब 2022 में 2007 और 2017 के फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाते हुए सभी दल इसी समुदाय को रिझाने में जुटे हैं। ब्राह्मण वर्ग के लिए ये कहा जा सकता है कि वे इस बात को भली भांति समझते हैं कि कौन सी पार्टी मजबूत उभर रही है, कौन सी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम है और किस पार्टी को उन्हें समर्थन देना चाहिए। पिछले कम से कम 4-5 चुनावों में तो ये संकेत स्पष्ट रूप से मिले हैं। एक तरफ बीजेपी है जो अपने कोर वोट को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। समुदाय को अपने साथ बनाए रखने के लिए पार्टी ने 173 टिकट सवर्ण जातियों के उम्मीदवारों को दिए, जिनमें सबसे ज्यादा ठाकुर प्रत्याशियों को 71 टिकट बांटे। पार्टी ने 68 ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। इतना ही नहीं, पार्टी ने सूबे में ब्राह्मण सम्मेलन किए, अयोध्या, काशी और मथुरा पर फोकस किया। दूसरे दलों से भी ब्राह्मण नेताओं को अपने साथ लाने में सफल रही, जिनमें कांग्रेस से जितिन प्रसाद, बीएसपी से रामवीर उपाध्याय जैसे दिग्गज ब्राह्मण नेता शामिल हैं। साथ ही पार्टी ब्राह्मण नेताओं की ब्रांडिंग में जुटी है। स्वयं कष्ट भोगना, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बालबांका नहीं होने देंगे। वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को साइकिल की सवारी के लिए प्रेरित कर रही है। लखनऊ में परशुराम की मूर्ति का अनावरण करने के बाद एक हाथ में फरसा तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर अखिलेश यादव ने सूबे के कोने कोने तक प्रचार किया। साथ ही उन्होंने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर और खुशी दुबे को जेल के बहाने ब्राह्मणों की नाराजगी को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है और हम भविष्य में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से परशुराम जयंती के लिए छुट्टी थी वो दोबारा होगी। भविष्य में बजट दे करके अगर हमें संस्कृत के अध्यापकों का सम्मान करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में होगा। उधर अपनी चाल से यूपी की चुनावी जमीन को नापने निकला हाथी की मंजिल भी सवर्ण और ब्राह्मण वोट ही दिखाई पड़ती है। लखनऊ में मायावती की सभा में भगवान गणेश दिखाई दिए तो शंख और घंटी की आवाज भी सुनाई दी। इसके अलावा बीएसपी की सभाओं में जय भीम जय भारत नारों के अलावा
जय श्री राम और जय परशुराम का उद्घोष भी सुनाई दिया। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी पार्टी का चुनाव प्रचार अयोध्या में रामलला के आशीर्वाद के साथ ही किया था। यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपने सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। ऐसे में एक बात साफ है कि सभी सियासी दल अपनी चुनावी बैतरणी को पार करने के लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं और ये बड़ा वोट पिछले कुछ चुनावों से कभी इस पाले तो कभी उस पाले आता जाता रहा है। सूबे में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। उसके बाद कोई ब्राह्मण चेहरा लखनऊ की गद्दी पर नहीं बैठ पाया। जिस बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहा जाता था, उसने भी कभी किसी ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाया। कांग्रेस ने सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोट के दम पर दशकों तक सूबे पर राज किया था, लेकिन 1990 के दशक में कांग्रेस के कमजोर पड़ने के साथ ही दलित वोट बीएसपी की ओर शिफ्ट हुआ। सवर्ण वोट में बीजेपी ने सेंधमारी की तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में कर लिया। मायावती खुद को दलितों के सबसे बड़े खैरख्वाह के तौर पर पेश करती रही हैं, लेकिन पिछले 10 साल से उनकी पार्टी लखनऊ की सत्ता से आउट है। केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार ने जिन नीतियों को आगे बढ़ाया, उसका फायदा गरीब दलित समुदाय के लोगों को भी मिला है। बीजेपी ने बड़ी चतुराई से गैर जाटव दलितों के बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लिया है। पिछले कुछ वर्षों में दलितों के बीच कई ऐसे युवा नेता उभरे हैं जो मायावती की दलित राजनीति को चुनौती दे रहे हैं। दलित वोटर ये भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर इस चुनाव में मायावती इतनी खामोश क्यों है। यूपी की आबादी में करीब 20% से ज्यादा आबादी वाले दलित भी किसी को सत्ता में बैठाने और सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में इस बार भी करीब सभी पार्टियां दलितों के दरवाजे पर हाजिरी लगा चुकी हैं। बड़े बड़े नेता दलितों के घर खाना भी खा चुके हैं। आजादी के बाद लंबे वक्त तक दलित वोट का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में जाता रहा। फिर 80 के दशक में बीएसपी के उदय के साथ ही दलित वोटरों का रुझान भी हाथी की तरफ होने लगा। नतीजा ये निकला कि कुछ समय बाद दलित वोटर बीएसपी के साथ जुड़ता गया और हाथ के पंजे की पकड़ कम होती चली गई। बीएसपी ने लखनऊ की कुर्सी तक का सफर तय किया, जिसमें मायावती ने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर 4 बार शपथ ली और सूबे की पहली मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। 2012 के बाद यूपी की सियासत 360 डिग्री घूमी और दलितों का बीएसपी से खिसकना शुरू हुआ। 2007 में यूपी की सुरक्षित 84 सीटों में से बीएसपी ने 62 सुरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की। 2012 में एसपी ने 58 सुरक्षित सीटों को हासिल किया। 2017 में 70 सुरक्षित सीटों पर कमल खिला और यूपी में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सदैव भारत की एकता, अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत के अंदर भले ही सामाजिक बुराइयों का विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने सदैव कहा था कि भारत के अंदर रह करके ही दबे कुचले, वंचित और दलित समाज के हितों को आगे बढ़ाया जा सकता है। दलित वोटों पर बीएसपी का एकाधिकार कम करने के लिए यूपी में इस वक्त राजनीतिक जोर आजमाइश चल रही है, जिसके तहत एक तरफ आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हैं तो दूसरी तरफ बाकी सियासी दल हैं। कांग्रेस भी अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने की जद्दोजहद में है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करने वाली प्रियंका गांधी ने भी दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए वाराणसी के रविदास मंदिर में पूजा करने से लेकर लखनऊ की दलित बस्ती में झाड़ू तक लगा डाली। तो अनुसूचित जाति में जितनी भी जातियां आती है तो उनको लगता था कि ठीक है भाई, इस पार्टी के साथ या इस नेता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और वो हमें हमारे हिस्सा दे देगा। लेकिन जब वहां हिस्सा नहीं मिला तो उसी अनुसूचित जाति के समूह में से जो जातियां जिनको हिस्सा नहीं मिला था, उन्होंने अलग तरीके से सोचना, आगे बढ़ना शुरू किया
और अब वो नए तरीके से बार्गेन कर रही है। लखनऊ के सिंहासन तक पहुंचने के लिए सभी सियासी दलों ने दलित समुदाय को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। दलित वोट बैंक कभी किसी के साथ रहा तो कभी किसी के साथ, जुड़ता और दूर होता रहा। यूपी की वोट बैंक पॉलिटिक्स में मुस्लिम वोटर एक बड़ी ताकत रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सूबे के हर 5 में से 1 वोटर मुस्लिम समुदाय का है। पिछले 3 दशकों से एक सामान्य ट्रेंड दिखा है कि इस समुदाय का बड़ा हिस्सा उस राजनीतिक गठबंधन के साथ जुड़ा जो बीजेपी को हराने में सक्षम दिखा। पॉलिटिकल पंडितों को लग रहा है कि जिस तरह ओबीसी वोट में सभी पार्टियां संभावना देख रही हैं, ब्राह्मण वोट बैंक भी सियासी हवा के साथ इधर उधर शिफ्ट होता रहा है। दलित वोट भी बट चुका है। उसी तरह क्या मुस्लिम वोटर भी बटे हुए हैं या फिर अपने ट्रेंड के मुताबिक एकजुट होकर एक तरफा वोट की चोट कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 2022 के नतीजे न सिर्फ 24 की सियासी तस्वीर साफ करेंगे बल्कि ये भी तय करेंगे कि भविष्य में चुनावी राजनीति जात पात के जोड़ तोड़ पर आगे बढ़ती रहेगी या नया वोट शास्त्र मजबूत होगा। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल की इस सीरीज में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।